नमस्कार, मैं हूँ संध्या आंचल और आप देख रहे हैं आपकी बात। और हमारे साथ है एडवोकेट सुधांशु पांडे हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपने कहाँ से स्कूलिंग की है और एडवोकेट की पढ़ाई आपने कहाँ से की? जी, मेरी स्कूलिंग जो हुई है, सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन हमारी श्री दिगंबर जैन विद्यालय, और उसके बाद फिर हाई स्कूल CH+2 हाई स्कूल से किया मैंने, और ग्रेजुएशन हमारा JJ कॉलेज से हुआ है। लॉ की पढ़ाई मैंने झारखंड विधि महाविद्यालय से कंप्लीट की है। सर, बहुत सारे बच्चों को के मन में रहता है कि लॉ करने के बाद कोई स्कोप नहीं है, मतलब सिर्फ एक जज बनना है और वकील बनना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और उसकी कुछ स्कोप के बारे में बताइए। देखिए, लॉ की पढ़ाई को लेकर के सबसे पहली बात तो ये है कि आप मन में ये भ्रम मत ना पालें कि लॉ की पढ़ाई को करने के बाद आप केवल जज और वकील ही बन सकते हैं। लॉ एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा नॉलेज का स्कोप है कि जहाँ पर आप पढ़ करके आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक अधिवक्ता और एक जज के अलावा बैंक में भी नौकरी कर सकते हैं, IAS भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी, उनको भी लॉ पढ़ना पड़ता है। और लॉ करीब करीब हर क्षेत्र के लोगों को पढ़ना ही पड़ता है। तो बेसिकली आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद हर काम को कर सकते हैं जो कि उसके क्षेत्र में आता है। आप जज और वकील तो बन ही सकते हैं, आप इसके अलावा बैंकों में भी नियुक्तियां होती हैं लॉ ऑफिसर्स की, उस पे भी आप जा सकते हैं। और बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप शिक्षण के क्षेत्र में भी मान के चलिए, कहीं अगर लॉ कॉलेज है, उनमें भी जो प्रोफेसर हैं या जो टीचिंग स्टाफ है, वो भी लॉ ग्रेजुएट होते हैं। आप आगे बढ़ करके अगर काम करते हैं, अगर कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो आप कॉर्पोरेट यानी प्राइवेट कंपनी से भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे पैकेज मिलते हैं और एक हैंडसम और बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल आपको देता है। हैंडसम सैलरी और एक अच्छा लाइफ स्टाइल आपको देता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि बैंक में भी ज़रूरत पड़ती है लॉयर की, बिल्कुल ये बात सही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मतलब उसके लिए अलग से कोई पढ़ाई करना पड़ता है या फिर कोई एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जैसा कि? जी, जैसे अब बैंकों में अगर लॉ ऑफिसर की जो नियुक्तियां होती हैं, इसमें इनका एग्जामिनेशन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनको क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पे इनका भी होता है एग्जाम। आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है, तब आपकी परमानेंट नियुक्ति होती है बैंक में लॉ ऑफिसर के पोस्ट पर। इसके अलावा अगर आप, जैसे कई बार क्या होता है कि बैंकों में लॉ ऑफिसर की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, उनको एडवोकेट्स की जरूरत है, तो वो भी इम्पैनल करते हैं। अगर आप लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो आपको बैंक आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर अपॉइंट करती है, इम्पैनलमेंट कर देती है, और उसके बाद आप बैंक के बिहाफ में कोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और बैंक की तरफ से आप पैरवी कर सकते हैं। इसका आपको बैंक फी चार्ज करने पेमेंट करती है आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग। कोर्ट में सरकारी वकील भी होते हैं, जैसा कि दर्शकों को पता है और हमें भी पता है। तो सरकारी वकील के लिए क्या पढ़ाई करना पड़ता है? उसके लिए भी कोई कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम होता है? पढ़ाई, जो सरकारी वकील होते हैं, एक्चुअली दो तरीके के सरकारी वकील होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट प्लीडर, एक होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते थे, वो उनका सिलेक्शन बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स के माध्यम से भी होता था, और सरकार अपने यहाँ से नियुक्तियां भी करती थी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। फिलहाल केवल और केवल सरकार की द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, उनको लॉ ऑफिसर्स का रैंक दिया जाता है, और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर थाने के में अपना मुकदमा देता है, अपना FIR दर्ज कराता है, तो उनके ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही मुकदमा लड़ते हैं। उनको सरकार एक सैलरी देती है और एक अच्छा रैंक दे करके उनको परमानेंट जॉब देती है। ये है सरकारी। और दूसरा तरीका है गवर्नमेंट प्लीडर का। गवर्नमेंट प्लीडर जो होते हैं, वो सरकार की ही पैरवी करते हैं कोर्ट्स में, लेकिन ये सिविल नेचर के केसेस को डील करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है क्रिमिनल नेचर के केसेस को डील करना, और गवर्नमेंट प्लीडर का काम होता है सिविल नेचर के केसेस को डील करना। अमूमन गवर्नमेंट प्लीडर जो होते हैं, उनको बार एसोसिएशन से ही लिया जाता है, और उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर उनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है।
जैसा कि आपने बताया कि पीपी जो होता है वो थाना से मिलता है उनको पेमेंट वगैरह सब। तो क्या जब कोई पार्टी का केस वो लड़ते हैं तो उनको भी पेमेंट करना पड़ता है क्या? नहीं, आपको बतला दें, थाना से उनको पेमेंट नहीं मिलता है, उनको पेमेंट सरकार देती है, गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है इसके लिए, और उसके लिए अलग से कोई पेमेंट पार्टी को नहीं करना होता है। ये सारी सुविधाएं सरकार की ओर से जनता की सेवा के लिए दी गई होती है। और वैसे लोग जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं होते हैं, तो उसको भी कोर्ट जो है वो वकील देती है, तो उसमें क्या होता है? उनको पेमेंट कौन करता है? जी, इसमें भी आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नालसा, झालसा और डालसा, ये है, हर जिला में इस्टेब्लिशमेंट है, हर राज्य में इस्टेब्लिशमेंट है, और नेशनल लेवल पर भी इसका इस्टेब्लिशमेंट वर्क कर रहा होता है। ये भी अपने स्तर से प्रोसिक्यूशन साइड से और डिफेंस काउंसिल ये इम्पैनलमेंट देते हैं। हमारे यहाँ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में भी एक अच्छी खासी टीम वर्क कर रही है इसके लिए, जो डिफेंस काउंसिल के लिए काम कर रही होती है, डिफेंस काउंसिल के तौर पर काम कर रही है। और जो अक्यूज्ड पर्सन, अभियुक्त, अपने खुद के खर्चे पर प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते हैं, उनको डीएलएस से अधिवक्ता अपॉइंट करा करके देती है, और वो उनके लिए डिफेंस का काम करते हैं। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, इनको सरकार तनख्वाह देती है, उसी तरीके से जो डिफेंस काउंसिल होते हैं उनको डीएलएसए से इनका मतलब फीस पेमेंट किया जाता है, और जो भी इनका सुविधा है दिया जाता है। हमारी न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर कोई अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोप लगाता है, तो जो अभियुक्त है उनको भी अपने बचाव का पक्ष रखने का समुचित व्यवस्था और अवसर दिया जाता है। तो अगर कोई अभियुक्त अपना पक्ष रखने के लिए प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते हैं, तो उनको डीएलएसए के माध्यम से डिफेंस काउंसिल उपलब्ध कराया जाता है, जिनका भुगतान डीएलएसए करती है। एक और बात, हम लोग कोर्ट जाते हैं, मैं भी कोर्ट जाती हूँ, तो मैं सुनती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो एडवोकेट को लॉयर भी कहते हैं, एडवोकेट भी कहते हैं और बैरिस्टर बाबू भी कहते हैं। तो तीनों में क्या अंतर है? देखिए, इस बारे में तो मैं एक रिकमेंडेशन करना चाहूँगा। एक सुधा लॉ क्लासेज का यूट्यूब वीडियो आया है इस पर, और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन उसमें उन्होंने दिया है। एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर, ये तीनों का जो डिफरेंस है वो यही है। लॉयर हर वो पर्सन है जो लॉ की जानकारी रखता है, लॉ के नॉलेज को रखने वाले को लॉयर कहते हैं। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप लॉयर हैं। लेकिन एडवोकेट आप तब हो सकते हैं जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट है, आपके पास एआईबी क्वालिफाइड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, और आप किसी बार एसोसिएशन, या तो वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हो या हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का हो, आप उसके सब्सक्राइब मेंबर हैं, तब आप एडवोकेट कहलाते हैं। एडवोकेट को ही राइट्स होता है कि वो कोर्ट में अपने क्लाइंट की पैरवी कर सकते हैं। अदरवाइज जो लॉयर होते हैं वो अपने क्लाइंट की पैरवी नहीं कर सकते हैं, वो अपना केस मुकदमा लड़ने के लिए स्वतंत्र है। लॉयर लॉ की जानकारी रखते हैं, उनको लॉयर कहते हैं। एडवोकेट्स वो है जिनको स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट प्राप्त होता है, और उनको स्टेट बार काउंसिल रिकॉग्निशन देती है, मान्यता देती है। और बैरिस्टर किनको कहते हैं? बैरिस्टर, एक्चुअली हमारे देश में बैरिस्टर जैसा कोई प्रचलन अभी वर्तमान में नहीं है, वो अंग्रेज के काल में चलते थे। और बैरिस्टर लॉ की ही डिग्री होती थी, जो कि जो लोग ब्रिटेन से विदेशों में पढ़ करके लॉ की डिग्री कंप्लीट करके भारत में आते थे, उनको बैरिस्टर कहते थे। बैरिस्टर एक तरह की डिग्री है, वो वहाँ की डिग्री, लॉ की डिग्री को बैरिस्ट्री कहते थे। और लॉ की डिग्री को एलएलबी कहते हैं। अच्छा, जो एलएलबी पास आउट है वो लॉयर है। जो एनरोलमेंट करवा लिए स्टेट काउंसिल में वो एडवोकेट है। विदेशों में, ब्रिटेन में जो लॉ की डिग्री है उसको कहते थे बैरिस्टरी। अच्छा। जैसे महात्मा गांधी या फिर उस उनके कालखंड के जितने भी अधिवक्ता जो विदेशों में पढ़ करके आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये लोग बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हुए थे। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।